Hi students, welcome back. I am CA Pramod Patipathi and you are watching CA Financial Reporting Classes। और आज इस लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं कंसोलिडेशन में लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, डिस्पोजल ऑफ शेयर्स का कुछ क्वेश्चंस किए थे और उसके साथ साथ में डीम्ड क्या था यार, वो डिस्पोजल ऑफ शेयर्स था विद लॉस ऑफ कंट्रोल, विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल। फिर उसके बाद हमने देखा था उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, राइट। और उसके बाद डीम लॉस ऑफ कंट्रोल भी देखा था। फिर उसके बाद लॉस ऑफ कंट्रोल इन 2 और मोर ट्रांजैक्शंस भी देखा था, राइट। तो ये सब हमने किया था। अब इसकी रिलेटेड जो है ना और 2 क्वेश्चंस है वो कर लेते हैं, विच इज़ अ बिग क्वेश्चंस। यानी क्या, अगर एक कोई एंटिटी है और वो एंटिटी अगर सेल ऑफ कर देता है, यानी क्या डिस्पोज कर रहा है शेयर्स, तो वो बैलेंस शीट कैसा बनाएगा, उसका सीएफएस कैसा बनाएगा सर। अब सीएफएस क्यों बनाएगा सर, एक कोई एंटिटी है, समझो फॉर एग्जांपल पीपी लिमिटेड है। पीपी लिमिटेड का ए लिमिटेड था, ए लिमिटेड को पूरा का पूरा डिस्पोज ऑफ कर दिया, राइट, पूरा का पूरा डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो ये तो सिर्फ एक ही एंटिटी था, बरोबर। तो बट हम यहाँ पे क्या करने वाले, एक एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे। अब जो क्वेश्चन करेंगे ना, ये एक पॉइंट ऑफ एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे, ये ग्रुप एंटिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अब ये ग्रुप एंटिटीज क्या है सर, ग्रुप एंटिटीज मतलब यानी क्या, देयर आर मल्टीपल एंटिटीज एंड एक पेरेंट एंटिटी होता है, एक पेरेंट एंटिटी और उसके अंडर मल्टीपल एंटिटीज। अब जो क्वेश्चन देखेंगे, ये जो ग्रुप एंटिटीज का जो पेरेंट है ना, वो एक सब्सिडरी को क्या करेगा, डिस्पोज ऑफ करेगा। तो एक सब्सिडरी को जब डिस्पोज ऑफ करेगा तो उसका अकाउंटिंग क्या होगा, उसका बैलेंस शीट कैसा बनेगा, ये सब हम यहाँ पे देखेंगे, राइट। चलो, तो अगर चाहो तो मेरा क्वेश्चन बैंक होगा तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। अगर नहीं सर हमारे पास क्वेश्चन बैंक नहीं है तो फिर उस केस में तुम मॉड्यूल ओपन कर सकते हो और मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 9 टेस्ट योर नॉलेज का देख लो। चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तुम्हारे इजी के लिए, तुमको इजी होने के लिए देखो मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ। इसको ले लेते हैं अपने सोल्यूशन में, सोल्यूशन मतलब हैंड रिटन नोट्स में। चलो, होप सो क्वेश्चन इज विजिबल। इफ यू वांट यू कैन रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन रीड कर सकते हो आराम से वीडियो स्टॉप करके। ये देखो, अब स्टॉप कर लो और आराम से रीड कर लो। लेट्स स्टार्ट। क्या बोल रहा है, पी प्राइवेट लिमिटेड हैज अ नंबर ऑफ होली ओन्ड सब्सिडरीज, यानी कि इसके पास बहुत सारे होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी से, इंक्लूडिंग एस प्राइवेट लिमिटेड। अब यहाँ पे ये जो है ना, दिस इज वन ऑफ द सब्सिडरी, वन ऑफ द सब्सिडरी, ठीक है। आगे देखते हैं, एट 31 मार्च X2 क्या किया, पी प्राइवेट लिमिटेड consolidated balance sheet and group carrying amount of S private limited assets and liabilities, that is amount included in the consolidated balance sheet in respect of S private limited assets and liabilities as at 31st March X2 are as follows। यानी क्या, यहाँ पे मुझे क्या दिया है, यहाँ पे मुझे दिया है एक, सबसे पहले ग्रुप के जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें जो एस का जो पार्ट है, एस का जितना भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है उसका मुझे अमाउंट दिया है, एंड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो भी है वो भी दिया है मुझे। यहाँ पे अगर देखोगे तो सब कुछ दिख जाएगा। यू कैन सी हियर इज असेट में गुडविल है, बिल्डिंग है, करंट असेट्स है, इन्वेंट्री है, बाकी सब है। मुझे क्या बोल रहा है, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आफ्टर डिस्पोजल। ये देखो, आफ्टर डिस्पोजल एज एट 31st March X2 when P Private Limited sold 100% shares of S Private Limited to independent party for 3000 million। क्या हो रहा है सर, फिर से बताओ, आ जाओ बताता हूं मैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, पी प्राइवेट लिमिटेड, अगर देखोगे एक फ्लो चार्ट बना दूं मैं, पी प्राइवेट लिमिटेड, पी प्राइवेट लिमिटेड, ओके। इसके पास मल्टीपल सब्सिडरीज है, राइट। इसके पास ये सब समझो मल्टीपल सब्सिडरीज है, और यहाँ पे एक है एस प्राइवेट लिमिटेड, राइट, एस प्राइवेट लिमिटेड। इसका मुझे क्या दिया है, इसका मुझे कंसो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जितना भी पार्ट इसका असेट्स एंड लाइबिलिटीज है वो मुझे दे दिया क्वेश्चन में। और क्या बोल रहे, इसको क्या कर दे, सेल ऑफ कर दिया फॉर रुपीज 3000 मिलियन,
फॉर रुपीज़ 3000 मिलियन इसको बेच दिया। जब बेच दिया यहाँ पे 3000 मिलियन का, तो किसको बेचा है? थर्ड पार्टी को बेचा है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? एज अ पेरेंट कंपनी है मुझे, मतलब इन द सेंस पी प्राइवेट लिमिटेड को, पी प्राइवेट लिमिटेड को एज अ पेरेंट कंपनी जब कोई भी सब्सिडी जा रहा है वो तो दुख होगा ही, बट क्या है यहाँ पे मुझे जो इसका एसेट्स लाइबिलिटीज गुडविल जो भी है वो डीरेकग्नाइज करना पड़ेगा पहले तो, बराबर। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? जो भी एसेट्स है, लाइबिलिटीज है और जो भी इसका ये है नेट एसेट्स है, और एनसीआई, एनसीआई तो नहीं होगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे 100% होल्डिंग है, तो पूरा का पूरा डीरेकग्नाइज करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि गेन है या लॉस है, ये देखना पड़ेगा। और मुझे कैश में मिल रहा है 3000 मिलियन। तो अगर मैं इसको जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करूँ, अगर इसको मैं जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करूँ, एक बार देख लो जर्नल एंट्री कैसा आएगा। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ये जर्नल एंट्री दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूल में कोई भी जर्नल एंट्री नहीं दिया है। अगर तुम्हें बता दूँ मैं, तो यहाँ पे कोई भी जर्नल एंट्री नहीं दिया है, डायरेक्टली सोल्यूशन दिया है। तो हम नॉर्मली जर्नल एंट्री कर लेते हैं क्योंकि अच्छे से समझ में आ जाता है जर्नल एंट्री से। चलो देखो एक बार, लेट्स सी क्या क्या है मेरे पास। गुडविल है, ये देखो यहाँ पे किसका है? ये एस प्राइवेट लिमिटेड का असेट्स एंड लाइबिलिटीज है। तो यहाँ पे एस प्राइवेट लिमिटेड का क्या है? गुडविल है, बिल्डिंग है, करंट असेट्स है, इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश भी है। तो कैश भी मुझे डीरेकग्नाइज करना पड़ेगा, राइट। इसके बदले में मुझे क्या है? कैश मिल रहा है 3000 मिलियन का। तो चलो सबसे पहले क्या आएगा मेरा इसमें? कैश अकाउंट 3000 मिलियन आ रहा है ना? 3000, ठीक है, सब मिलियन में ही है, मिलियंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब मिलियन में ही, मिलियंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कैश मिल गया मुझे, ओके सर। फिर उसके बाद यहाँ पे कोई भी लाइबिलिटी है क्या? विच हैव टू डीरेकग्नाइज। यहाँ पे देख लो लाइबिलिटी है ना, 900 का लाइबिलिटी है, 900 का लाइबिलिटी भी डीरेकग्नाइज कर लो। तो ट्रेड पेबल अकाउंट, ये हो जाएगा डेबिट, ये हो जाएगा डेबिट 900। यहाँ पे आएगा टू असेट्स। अब असेट्स इंडिविजुअली करे क्या पूरा पूरा करे? इंडिविजुअली कर लेता है। देख लो गुडविल है, पहले तो गुडविल को डीरेकग्नाइज कर लो। टू गुडविल, कितना है? 180। टू गुडविल 180। एक मिनट, मैं डायरेक्टली यहाँ से करता हूँ, क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे स्क्रॉल करने टाइम जाएगा। फिर उसके बाद क्या है? टू बिल्डिंग्स, टू बिल्डिंग अकाउंट कितना है? 1340। अगर ऊपर देखोगे तो यहाँ पे दिया है 1340। फिर उसके बाद क्या है? इन्वेंट्री 440 और ट्रेड रिसेबल 900। टू इन्वेंट्री, टू इन्वेंट्री अकाउंट 40, टू ट्रेड रिसेवेबल कितना है? ट्रेड रिसेवेबल 900। फिर उसके बाद आ जाएगा टू कैश 1000, राइट। इतना हमें डीरेकग्नाइज करना पड़ेगा। क्या किया मैंने यहाँ पे? सिंपली यहाँ पे इतना किया है सर, जो भी गुडविल है, बिल्डिंग है, असेट्स है, उसको डीरेकग्नाइज कर दिया, और मेरा लाइबिलिटी है उसको डीरेकग्नाइज कर दिया, और मुझे कैश मिल रहा है ना, मुझे कैश मिल रहा है ना 3000 मिलियन का, तो 3000 कैश रिकग्नाइज कर लिया। अब यहाँ पे देख लो वेदर देर इज अ गेन और लॉस, एक बार देख लो फटाफट। 3000 प्लस 900, 180, 1340, 40, 900 और 1000। तो 440 का यहाँ पे क्या आना चाहिए सर? 440 का यहाँ पे गेन आना चाहिए। देख लो 440 का यहाँ पे गेन है क्या, राइट। तो यहाँ पे टू गेन ऑन सेल। अब ये गेन ऑन सेल कहाँ पे जाएगा? गेन ऑन सेल विल गो टू अदर इक्विटी। ध्यान रखो कितना है? 440। क्यों अदर इक्विटी जाएगा? क्योंकि हम CFS ऑलरेडी बना रहे हैं। यानी क्या? इवन वी सोल्ड एस प्राइवेट लिमिटेड, एस प्राइवेट लिमिटेड को बेच भी देते हम, फिर भी हम CFS बनाएंगे ना। क्यों? क्योंकि इसके पास तो मल्टीपल ये है,
राइट। इसके पास मल्टीपल सब्सिडरीज है, अब सीएफएस बनाते रहेंगे। अगर समझो यहाँ पे मेरा सिर्फ एक सिंगल सब्सिडरी होता तो मैं इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देता, बट यहाँ पे मेरे पास अदर इक्विटी रहेगा तो अदर इक्विटी में ट्रांसफर कर दूंगा। चलो 440 का अदर इक्विटी में ट्रांसफर होगा। होप सो दिस जर्नल एंट्री इज क्लियर। अगर ये क्लियर रहेगा ना, फिर उस केस में हम बैलेंस शीट बहुत इजीली बना सकते हैं। बना दी क्या बैलेंस शीट? यहीं पे बनाया, नीचे बनाया क्या, यहाँ पे बनाया, नीचे बनाया, बोलो। चलो नीचे ही बना देते हैं। बैलेंस शीट आफ्टर डिस्पोजल ऑफ एस प्राइवेट लिमिटेड, एस प्राइवेट लिमिटेड, राइट। बैलेंस शीट आफ्टर डिस्पोजल ऑफ एस प्राइवेट लिमिटेड। चलो यहाँ पे एक बार मुझे ये निकालने दो। पर्टिकुलर्स एन अमाउंट, राइट। चलो आ जाओ, बताओ मुझे, एक एक चीज़ बताते चले जाओ। गुडविल है, अच्छा गुडविल का ग्रुप का कितना था 380। अब क्या करना पड़ेगा, 180 को मुझे लेस करना पड़ेगा, राइट। 180 को मुझे लेस करना पड़ेगा, 380 माइनस 180, तो यहाँ पे 200 आ जाएगा। तो पहले असेट्स लिख लेते हैं यहाँ पे, राइट। असेट्स लिख लिया। असेट्स में क्या आएगा सबसे पहले, नॉन करंट असेट्स। यस सर, नॉन करंट असेट्स। इसमें पहले आएगा पीपीई। पीपीई है क्या, पहले ये देख लो, पहले पीपीई है क्या। हाँ है ना सर, यहाँ पे बिल्डिंग है ना, तो बिल्डिंग का बताओ कितना है, 3240 माइनस 1340, 3240 माइनस 1340, तो ये आ जाएगा कुछ 1900 का। यहाँ पे आ गया ये 1900 का। अमाउंट क्या था, 3240, 3240 माइनस 1340, बराबर है। यस सर। फिर उसके बाद क्या आएगा सर, उसके बाद मेरा यहाँ पे आ जाएगा गुडविल। गुडविल हमने ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं, विच वॉज 190, राइट। गुडविल मेरा 190 हो गया था। देखो 380 माइनस 180, 190 नहीं 200 है, 200, 380 माइनस 180, राइट। फिर उसके बाद हम क्या दिखा देंगे सर, हमारे पास आ जाएगा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या आएगा, पहले तो देख लो, पहले क्या आएगा करंट एसेट्स में, इन्वेंट्रीज कैश। पहले इन्वेंट्रीज आ जाएगा ना करंट एसेट्स में, तो इन्वेंट्रीज लिख लो। इन्वेंट्रीज का वैल्यू कितना है, इन्वेंट्रीज का क्या है, 140 माइनस 40 सर, ये आ जाएगा 100, राइट। 100 मेरा क्या आ जाएगा, बैलेंस। फिर उसके बाद क्या आएगा मेरा फाइनेंशियल असेट्स, इसमें पहले तो आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल, बरोबर। ट्रेड रिसीवेबल में बैलेंस बताओ कितना है, तो ट्रेड रिसीवेबल में है 1700 माइनस कर दोगे 900 को, तो यहाँ पे 1700 में से 900 को माइनस कर दोगे तो 1700 माइनस 900 विच कम्स आउट टू बी 800। अच्छा जी। फिर उसके बाद देखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, 3100 किसका है, ग्रुप का है, एंड 1000 जो है, 1000 जो है एस का था, प्लस अगर देखोगे यहाँ पे 3000 मुझे एडिशनल बैलेंस मिला। कैसा सर, यहाँ पे देखोगे तो कैश बैलेंस 3000 मुझे मिला है। क्यों मिला है, क्योंकि मैंने बेचा है। क्या बेचा है, एस प्राइवेट लिमिटेड को, तो उसके लिए मुझे 3000 का एडिशनल कैश बैलेंस मिल गया। तो देखोगे 3100 माइनस 1000 रुपीज प्लस 3000, तो ये आ जाएगा 5100। समझा है क्या, समझ रहा है ना, सिंपल है, कुछ नहीं किया मैंने। जो मेरा ग्रुप का बैलेंसेस है, वो ग्रुप बैलेंसेस में से मेरा जो एस प्राइवेट लिमिटेड जिसको बेच दिया है उसका बैलेंसेस को हटा रहा हूँ, यानी क्या डिडक्ट कर रहा हूँ, और बचा हुआ जो भी पार्ट है वो लिख रहा हूँ सिंपली। बस यहाँ पे एक चीज एडिशनल आ गया, क्यों, क्योंकि मेरे पास कैश आ गया, सिंपल। यहाँ पे मेरा पास कैश आ गया, तो यहाँ पे देखो टैली हो जाना चाहिए। चलो आगे देखते हैं मेरा इक्विटीज
एंड लाइबिलिटीज के। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। अब इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज में पहले क्या आएगा, इक्विटीज, और उसमें भी क्या आएगा पहले, उसमें भी पहले यहाँ पे ये आएगा सर, उसमें भी पहले यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, यहाँ पे देखो इक्विटी शेयर कैपिटल है मेरा 1600 का, तो 1600 का सेम टू सेम आएगा। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप का नॉर्मली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो यहाँ पे जो इक्विटी शेयर कैपिटल आता है वो सिर्फ पेरेंट का आता है, तो फिर 1600 पूरा का पूरा आएगा। इज दैट क्लियर, समझ रहा है, समझ रहा है सर? यस सर। फिर उसके बाद आ जाएगा अदर इक्विटी, ठीक है। अब अदर इक्विटी अगर देखोगे तो मेरा अदर इक्विटी का बैलेंस कितना है यहाँ पे, 4260, राइट। मेरा अदर इक्विटी का बैलेंस है सर 4260, तो यहाँ पे लिख लो 4260 प्लस, अब क्या करेंगे प्लस, यहाँ पे जो भी मैंने बेचा है उसके ऊपर गेन आया ना, देखो ना यार, यहाँ पे जो मैंने बेचा है उसके ऊपर गेन आया ना 440 का, तो 440 का गेन भी मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो 440 का गेन देख लो, यहाँ पे 440 का ऐड कर लो, तो कितना आएगा 4260 प्लस 440, तो ये आ जाएगा 4700। समझ में आया ना, समझ में आया कि बिडू, यहाँ पे सिंपल किया है मैंने, क्या, एक ऊपर तो एंट्री में दिखा दिया ऑलरेडी, क्या करने का है, मेरे पास यहाँ पे गेन आया था ऑन सेल 440 का, और इसको मुझे अदर इक्विटी में दिखाना है। अब अदर इक्विटी में कैसे दिखाओ सर, अदर इक्विटी में सिंपली ऐड कर लो, 4260 मेरा बैलेंस था ओरिजिनल, प्लस 440 का मेरा गेन आया, वो मैंने दिखा दिया यहाँ पे, सिंपल। चलो आगे देखते हैं। अब आगे क्या है, मेरे पास बचता है लाइबिलिटीज, आगे मेरे पास बचता है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में क्या क्या है देख लो एक बार, लाइबिलिटीज में है यहाँ पे ट्रेड पेएबल में से 2700 में से 900 लेस कर दो, फिर लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी तो है नहीं कुछ, फिर उसके बाद अगर मैं देखूँ करंट लाइबिलिटी में फिन लाइबिलिटी मतलब फाइनेंशियल लाइबिलिटी अगर देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रेड पेएबल 2700 माइनस 900, तो कितना आ जाएगा 2700 माइनस 900, तो ये आ जाएगा 1800। देख लो एक बार बैलेंस शीट टैली हो रहा है क्या, क्या यहाँ पे एनसीआई है क्या, एनसीआई तो नहीं है सर, एनसीआई तो नहीं है, क्यों, क्योंकि होली ओन्ड सब्सिडी है। चलो एक बार देख लेते हैं, हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, 1900 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 800 प्लस 5100, तो ये आ रहा है मेरा 8100, ठीक है। फिर उसके बाद अगर देखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल है मेरा 1600 प्लस 4700 प्लस 1800, ये भी आ रहा है मेरा 8100। यस सर, 8100 मेरा टैली हो रहा है, सिंपल। क्या हो रहा है फिर से बताता हूँ, एक बार अच्छे से सुन लो क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हो रहा है होली ओन्ड सब्सिडी कंपनी, एक पेरेंट कंपनी है, उसके मल्टीपल होल्डिंग सब्सिडी कंपनीज है, पेरेंट कंपनी मल्टीपल सब्सिडी कंपनीज। अब उसमें से एक सब्सिडी कंपनी को सेल ऑफ कर दिया, जब एक सब्सिडी कंपनी को सेल ऑफ कर दिया तो फिर उस केस में मैंने क्या किया, उसके नेट एसेट्स कंप्यूट कर लिया, नेट एसेट्स में से मैंने जो जितना भी प्रोसेड्स मिला है मुझे वो कंप्यूट कर लिया, राइट। 3000 प्रोसेड्स मिल रहा है और नेट एसेट्स कुछ तो एक्स अमाउंट के थे, तो उसमें जाके मुझे पता चला, ये पता चला कि मुझे गेन हुआ है 440 का। बाकी सब सेम करेंगे, क्या करेंगे, मेरा जो असेट्स है ग्रुप असेट्स में से जो एस प्राइवेट लिमिटेड है, एस प्राइवेट लिमिटेड का लेस कर देंगे, यानी डिडक्ट कर देंगे सब कुछ। ओके सर, ये तो समझ में आ गया। बट एक दो यहाँ पे इम्पैक्ट अच्छे से आएगा, कौन से दो इम्पैक्ट, एक कैश में, क्यों मुझे कैश मिल रहा है, राइट, कैश मुझे मिल रहा है तो फिर कैश में एक एडिशन आएगा। दूसरा मेरा जो गेन है, गेन मेरा अदर इक्विटी में आएगा, तो ये दोनों एडिशनल इम्पैक्ट है। बाकी का पूरा क्वेश्चन एकदम सिंपल है, मतलब आप बोलोगे सर ये 11th में सॉल्व करते थे हम, बोलोगे सी ए लेवल से इजी हो गया, जस्ट किडिंग। तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे सिर्फ दो जगह में इम्पैक्ट आएगा। चलो
लेट्स गो, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। लेट्स गो टू अदर क्वेश्चन। समझ में आया है? अगर नहीं आया है तो सब्सक्राइब कर लो, तो आ जाएगा। एक बार सोल्यूशन दिखा रहा हूँ, देख लो। ये मेरा जर्नल एंट्री है, बैलेंस शीट आफ्टर डिस्पोजल ऑफ एस प्राइवेट लिमिटेड। तो ये मैंने उसका बैलेंस शीट बनाया। चलो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? सेम क्वेश्चन है, बस अब यहाँ पे क्वेश्चन में जब भी देखोगे ना मॉड्यूल का सोल्यूशन देखने के बाद तुम बोलोगे सर यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाए, तो तुम भी बनाओ, अगर अच्छा खासा एग्जाम में टाइम रहेगा ना तो ये नोट्स टू अकाउंट्स बनाओ। यहाँ पे चेंजेस ऑफ इक्विटी मतलब अदर इक्विटी का सॉकेट स्टेटमेंट बनता है, राइट? ये सॉकेट स्टेटमेंट हम कहाँ पे पढ़ेंगे? शेड्यूल 3 में डिटेल में पढ़ेंगे। शेड्यूल 3 जब करेंगे ना तो उसमें डिटेल पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या आना चाहिए। तो स्टॉक स्टेटमेंट क्या है? अदर इक्विटी का, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल रहेगा, फिर अदर इक्विटी का बाइफर्केशन रहेगा, जैसे शेयर एप्लीकेशन मनी, इक्विटी कंपोनेंट कितना है, रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या क्या है, और उसमें क्या क्या हमें एडजस्टमेंट करना है वो पूरा सीख लेंगे। चलो, और उसके बाद यहाँ पे एडिशनल नोट दिया है, वर्किंग नोट, जहाँ पे कैश का कंप्यूटेशन किया है और मेरा गेन और लॉस का कंप्यूटेशन किया है, और उसके बेसिस में रिटेन अर्निंग्स कितना होना चाहिए वो कंप्यूटेशन किया। ये हमने डायरेक्टली क्रिया कर दिया क्वेश्चन में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारे पास एग्जाम में टाइम है तो ये सब करते हुए करना, तो फिर पूरा मार्क्स मिलेगा। और वैसा भी करोगे, अगर टाइम कम है सर और वैसा भी करना चाहोगे तो वैसा भी कर सकते हो, एक आधा मार्क कट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स नहीं बना है उसके लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में जाते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 10 में देख लेते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, इसको इंपॉर्टेंट मान सकते हो। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे डिस्पोजल ऑफ शेयर्स का एक अच्छा क्वेश्चन है। डिस्पोजल ऑफ शेयर्स का एक अच्छा सा क्वेश्चन है, तो चलो सॉल्व करते हैं फिर। एक बार इसको मुझे ना रिटर्न में लेके जाने दो बस, फिर सॉल्व करते हैं। चलो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10 विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द डिस्पोजल ऑफ शेयर्स। यहाँ पे अगर देखोगे ना क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आएगा क्यों इंपॉर्टेंट है। चलो क्या हो रहा है यहाँ पे? Reliance Limited has a number of wholly owned subsidiaries including Reliance Jio Infocom Limited as at 31st March X2 सॉरी। ठीक है, तो क्या हो रहा है? रिलायंस लिमिटेड हैज़ नंबर ऑफ होली ओन्ड सब्सिडीज। ओके, कौन सा है? जियो इन्फोकॉम लिमिटेड एज एट 31st March X2। रिलायंस लिमिटेड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्या है यहाँ पे? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एंड द ग्रुप्स कैरिंग अमाउंट ऑफ रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड असेट्स एंड लाइबिलिटीज, दैट इज द अमाउंट इंक्लूडेड इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड असेट्स एंड लाइबिलिटीज एज ए 31st March X2 आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे सिंपली बोल रहे हैं कि कंसोलिडेशन का मुझे पूरा अमाउंट मिला है, ये थाउजेंड्स में है। एंड एक और चीज, ग्रुप का कैरिंग अमाउंट भी दिया है, ग्रुप ऑफ रिलायंस इन जियो इन्फोकॉम असेट्स एंड लाइबिलिटीज लिमिटेड का भी मुझे दिया है यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखोगे असेट्स वगैरह सब कुछ दिया है। अब आगे मुझे क्या करना है वो देखना है मुझे। बोल रहे हैं प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आफ्टर डिस्पोजल, मतलब डिस्पोजल के बाद एज एट 31st March X2 व्हेन रिलायंस लिमिटेड ग्रुप सोल्ड्स कितना? 90% शेयर्स ऑफ रिलायंस जियो इन्फोकॉम इनटू इंडिपेंडेंट पार्टी ऑफ फॉर रुपीज 1000 मतलब सिंपली अगर बोलोगे यहाँ पे 1 लाख रुपए में बेच दिया। ये देखो 1000 और 1000, 1 लाख ने 10 लाख में बेच दिया। ओके, तो 10 लाख में बेच दिया, इतना तो समझ में आ रहा है सर। ओके, बट यहाँ पे अगर देखोगे 90% ऑफ शेयर बेच दिया है,
कितना 90%। जब 90% बेचा है तो उस केस में इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है, इससे मुझे समझ में आ रहा है कि 10% हैज बीन रिटेन्ड, 10% हैज बीन रिटेन। तो हमने क्या देखा था, अगर कोई भी परसेंटेज अगर रिटेन कर रहा है, ठीक है सर, रिटेन कर रहा है, तो रिटेन अगर कर रहा है तो उसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो सबसे पहले स्टेप, एक बेच रहा है, जब बेच रहा है तो उस केस में ये डिस्पोजल ऑफ शेयर्स है। सेकंड, कितना बेच रहा है, 90% बेच रहा है ना, 90% बेच रहा है, तो फिर विथ लॉस ऑफ कंट्रोल है, तो विथ लॉस ऑफ कंट्रोल यानी क्या, मेरे असेट्स और लाइबिलिटीज सब कुछ डीरेकग्नाइज हो जाएगा, राइट, सिंपल। एक ये सेकंड चीज था। थर्ड, मेरे पास 10% इन्वेस्टमेंट रिटेन कर रहा है। अब ये जो 10% इन्वेस्टमेंट रिटेन कर रहा है इसको मुझे रिकग्नाइज करना पड़ेगा, ये मेरा थर्ड स्टेप है, राइट। ये मैंने रिकग्नाइज कर लिया, फिर उसके बाद देखते हैं गेन है लॉस है, वो उसके हिसाब से हम डिटरमाइन कर लेंगे। बट ये 10% जो रिटेन किया है ना सर, यहाँ पे कहीं पे भी अगर क्वेश्चन में देखोगे तो मुझे यहाँ पे दिया है क्या, कुछ फेयर वैल्यू वगैरह कुछ दिया है क्या, देख लो एक बार। अगर अच्छे से अगर क्वेश्चन रीड करोगे ना, तो यहाँ पे कहीं पे भी मुझे इन्वेस्टमेंट का 10% जो रिटेन किया है उसका कोई भी मुझे वैल्यू नहीं दिया। तो इसका डिटरमाइन कैसे करेंगे सर, अब इसको डिटरमाइन करेंगे बेस्ड ऑन नेट एसेट्स। वो कैसे करेंगे देखते हैं आगे। तो इसको डिटरमाइन करेंगे हमारा नेट एसेट्स से के थ्रू। चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले डिटरमाइन करते हैं हमारा नेट एसेट्स कितना है। कंप्यूटेशन ऑफ नेट एसेट्स ऑफ जियो इन्फोकॉम, ठीक है। अब एसेट्स लिख लो क्या क्या है, ये डायरेक्टली भी कर सकते हो बट सिर्फ लिख के करेंगे तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। देखो गुडविल है, बिल्डिंग है, गुडविल इज 90 एंड बिल्डिंग इज 670। गुडविल है 90 एंड बिल्डिंग जो है ये है 670 का, ओके सर। फिर उसके बाद अगर देखोगे इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री कितना है 20, फाइनेंशियल असेट्स में ट्रेड रिसीवेबल है 450, इन्वेंट्री है 20, इन्वेंट्री आके 20, ओके। फिर उसके बाद आया मेरा ट्रेड रिसीवेबल, कितना था ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल है मेरा 500, 500 है क्या, नहीं 500 नहीं 450, और कैश है मेरा 500, राइट। तो कैश है 500, 450 एंड मेरा यहाँ पे कैश है 500, ओके सर। तो टोटल असेट्स देख लो कितना आ रहा है, 90 प्लस 670 प्लस 20 प्लस 450 प्लस 500, तो ये आ जाएगा 1730, राइट, ये आ जाएगा 1730। और फिर उसके बाद मैं लाइबिलिटीज़ को लेस कर दूंगा। तो लाइबिलिटीज़ देख लो क्या क्या है, लाइबिलिटीज़ में मेरे पास यहाँ पे सिर्फ ट्रेड पेबल है, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रेड पेबल 450, तो 450 को लेस कर दो, 450 है ना, यस सर 450 है। तो 450 को लेस कर दो किसमें से, 1730 माइनस 450, तो मेरा जो नेट एसेट्स है, नेट एसेट्स है वो है 1280, राइट। 1280 मेरा क्या है, नेट एसेट्स है सर। अब यहाँ पे नेट एसेट्स 1280 है, इसमें से हम सिर्फ 90% डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, राइट। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 90% डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, तो 90% डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं इन द सेंस कितना होगा, 1152 का डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, बरोबर। और यहाँ पे 10% हम रिटेन कर रहे हैं, तो 10% रिटेंशन का 128 आएगा। तो अगर ये यहाँ पे देखोगे सर, यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट रिटेन कितना है, इन्वेस्टमेंट रिटेन इज 128। अब ये क्यों ऐसा किया है सर, क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्यों ऐसा किया। हम तो नॉर्मली क्या करते हैं, उसका फेयर वैल्यू कंप्यूट करते हैं ना, बट यहाँ पे दिया ही नहीं ना, क्वेश्चन में दिया ही नहीं, तो फिर उसके लिए हमने बेस्ड ऑन नेट एसेट्स कंप्यूट कर लिया, ओके सर। ओके, अब यहाँ पे मुझे क्या पता चल जाएगा, इससे मेरा लॉस भी पता चल जाएगा, कैसे, देखो नेट एसेट्स कितना है 1152 का हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, हमें कितना मिला है, हमें 1000 रुपीज मतलब 10 lakhs मिला है, और यहाँ पे 1152 मतलब 11,52,000 का कुछ बेच रहे हैं हम। तो देख लो अगर लॉस कंप्यूटेशन करना है तो कैसे करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ लॉस
ऑन डिस्पोजल। कैसा करेंगे सर? यहाँ पे कैश प्रोसीड्स कितना मिला है मुझे? 1000। बट असेट्स डिस्पोज्ड ऑफ कितना है? 1152। तो यहाँ पे लॉस आ रहा है ना, मेरा नेट असेट्स मतलब जो मेरा असेट्स बेच रहा हूँ वो 1152 का है, बट मुझे कैश प्रोसीड्स कितना मिला है? 1000 का। तो इससे मुझे 152 का लॉस हो रहा है। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर्स कितना है? 152, राइट? कितना है सर? 152 का मेरे पास यहाँ पे लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर्स है। अब ये कहाँ पे एडजस्ट होगा सर? ये मेरा लॉस है, तो लॉस विल बी सेट ऑफ, मतलब हम इन फ्यूचर भी सीएफएस बनाएंगे तो अदर इक्विटी में दिखा देंगे, इसको पीएनएल में ट्रांसफर नहीं करेंगे, अदर इक्विटी में दिखा देंगे। सिंपल है यहाँ तक? यहाँ तक कोई भी डाउट है? फिर से देख लो क्या किया मैंने यहाँ पे, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे इन्वेस्टमेंट का रिटेन वाला जो है वो नेट एसेट्स के बेसिस में निकालना पड़ेगा, यानी कि कैरिंग अमाउंट के बेसिस में निकालना पड़ेगा। तो कैरिंग अमाउंट के बेसिस में इन्वेस्टमेंट रिटेन निकाल लिया मैंने, फिर उसके बाद कितना डिस्पोज ऑफ है उतना निकाल लिया। ये डिस्पोजल के बेसिस में मैंने निकाल लिया कि मेरा जो डिस्पोज ऑफ शेयर्स है उसके बेसिस में मेरा प्रॉफिट या लॉस क्या आएगा वो देख लिया मैंने, ठीक है। चलो इसका जर्नल एंट्री भी देख लेते हैं। इसका जर्नल एंट्री कैसा होगा सर? जर्नल एंट्री क्यों देखते हैं हम? क्योंकि बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाता है जर्नल एंट्री से। अब क्या करना पड़ेगा मुझे? पूरा का पूरा असेट्स एंड लायबिलिटीज डी रिकग्नाइज करना है। तो पहले तो मुझे कैश मिला है ना, देख लो, कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश मिला है? देखो, कैश या बैंक मिला होगा 1000, राइट। फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ट्रेड पेबल है, सॉरी ट्रेड पेबल है। कितना? 450 का ट्रेड पेबल है। अगर ऊपर देखोगे तो 450 का ट्रेड पेबल है, ओके। फिर उसके बाद असेट्स देख लो कितना है? 2। यहाँ पे क्या है? गुडविल। गुडविल कितना है यहाँ पे? 90 का। तो गुडविल 90। टू बिल्डिंग 670। फिर उसके बाद और एक 2 आएगा, क्या है? इन्वेंट्री। 2 इन्वेंट्रीज। कितना है इन्वेंट्री? इन्वेंट्री है सर 20 का, ओके। एंड 2 ट्रेड रिसीवेबल एक बचा है, और क्या बचा है मेरे पास यहाँ पे? 2 कैश बचा है। तो ट्रेड रिसीवेबल कितना है यहाँ पे? 450 एंड 500। यहाँ पे आ जाएगा 450 एंड 500। अच्छा सर, ये तो ठीक है सर, यहाँ पे ये पूरा सब कुछ कर लिया हमने, असेट्स को डिरेक्टनेस तो कर लिया, ओके। असेट्स को हमने डिरेक्टनेस कर लिया, बट एक और चीज़ करना बाकी है यहाँ पे। क्या? एक बार सोच लो क्या करना बाकी है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी रिटेन करना पड़ेगा ना, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट यहाँ पे कितना था? 128 था ना, हाँ 128 मेरा इन्वेस्टमेंट रिटर्न। अब कंप्यूटेशन कर लो, वही जो लॉस या प्रॉफिट। अब यहाँ पे क्या आएगा? लॉस ही आएगा ना सर, हमने ऑलरेडी कंप्यूट कर लिया 152 का। तो बस यहाँ पे क्रॉस चेक कर लो, 90 प्लस 1 670 प्लस 20 प्लस 450 प्लस 500 माइनस 450 माइनस 128 माइनस 1000। तो 152 का मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है? लॉस। लॉस ऑन सेल कितना है? 152। अब इसको मैं लॉस ऑन सेल को मैं अदर इक्विटी में से एडजस्ट करूंगा, या फिर मैं बोलूँ रिटेन अर्निंग में से एडजस्ट कर दूंगा। अच्छा चलो, और डिटेल क्लैरिटी के लिए बता दूं, मैं रिटेन्ड अर्निंग से एडजस्ट कर दूंगा। समझ रहा है ना राजा? समझ रहा है क्या? देखो सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या किया मैंने यहाँ पे? सिर्फ ये डी रिकग्निशन का एंट्री है, मतलब लिख दूँ यहाँ पे मैं, फिर यहाँ पे डी रिकग्निशन ऑफ सब्सिडी का एंट्री है। तो जब डी रिकग्नाइज करते हैं हम, क्या क्या करते हैं डी रिकग्निशन के टाइम पे? सर यहाँ पे डी रिकग्निशन करते समय एक मेरा जो लाइबिलिटी है उसको डी रिकग्नाइज करते हैं, ओके। मेरे असेट्स को सबको डी रिकग्नाइज करते हैं, ओके। मुझे कैश मिला है तो कैश मेरा डेबिट हो जाएगा। देन उसके बाद मेरा इन्वेस्टमेंट जो रिटेन्ड है
यानी मेरे इन्वेस्टमेंट अभी भी जितना भी रिटेंड है वो ले लूँगा मैं, और बेस्ड ऑन दी डिफरेंसेस यानी कि नेट एसेट्स माइनस जो भी मेरा प्रोसीड्स मिला है उसके बेसिस में मैं कंप्यूट करेंगे लॉस ऑन सेल या प्रॉफिट, विच इज़ 152। अब मैंने यहाँ पे 152 देख लिया। ओके सर, यहाँ पे भी कंप्यूट किया 152। सिंपल ना, समझ में आ गया ये 152 कैसा आया। ये मेरा जर्नल एंट्री भी करोगे ना तो उसमें भी मिल जाएगा। ईदर ऑफ द मेथड्स आर बेटर, बट यहाँ पे मैंने सिर्फ तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए कंप्यूटेशन सब कुछ करके बताया। ओके सर, चल लो अब बैलेंस शीट बनाते हैं। अब कितना है यार, बैलेंस शीट तो बहुत सिंपल है। आफ्टर डिस्पोजल ऑफ, कौन था ये, जियो ना, एज ऑन 31 मार्च, क्या था ये डेट, X2। होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग। अगर समझ में आ रहा है ना, अगर कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अगर नहीं सर हमें समझ में आया तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो देखते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना कैसा है। पहला क्या आता है, पहले आता है असेट्स। असेट्स में भी क्या आते हैं, पहले नॉन करंट असेट्स। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ यहाँ पे, तुम्हें एग्जाम में फुल फॉर्म में लिखना है। सिंपल, NCA नॉन करंट असेट्स। ओके, नॉन करंट असेट्स में पहले हम देख लेते PPE। PPE है क्या, PPE देख लो है कितना है, बिल्डिंग्स 1620 माइनस 670, 1620 1620 माइनस 670, बरोबर है ना, 1620 माइनस 670, तो यहाँ पे आ जाएगा 950। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे इंटेंजिबल्स assets which is nothing but a goodwill। अब गुडविल वाला देखेंगे कितना है, गुडविल अगर देखोगे 190 माइनस 90 100 आ जाएगा, 190 माइनस 90। ठीक है, फिर उसके बाद मैं अगर देखूँ यहाँ पे एक फाइनेंशियल असेट्स आएगा। ये फाइनेंशियल असेट्स यानी क्या है सर, जो मेरा इन्वेस्टमेंट रिटेंड है ना वो आ जाएगा ना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अकाउंट नहीं लिखूंगा, इन्वेस्टमेंट इन जियो, कितना है 128 का है, राइट 128 का। ये कैसे कंप्यूट किया, यहाँ से कंप्यूट ऑलरेडी कर दिया है, मैंने बताया ऑलरेडी कैसा कंप्यूटेशन होता है। ओके सर, यहाँ पे ये समझ में आ गया है इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट। अब चलते हैं करंट असेट्स में, अब चलते हैं करंट असेट्स। करंट असेट्स में अगर देखोगे पहले तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज वाला पार्ट देख लो कितना है, इन्वेंट्रीज 70 माइनस 20, राइट 70 माइनस 20, 70 माइनस 20, देखोगे 70 माइनस 20 तो ये आ जाएगा 50, राइट यहाँ तक समझ में आया। देन उसके बाद मेरा आ जाएगा फाइनेंशियल असेट्स। फाइनेंशियल असेट्स में पहले आएगा ट्रेड रिसीवेबल। ओके, पहले आएगा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल वाला बैलेंस कितना है, बोलो ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस कितना है सर, ट्रेड रिसीवेबल है 1550 एंड 500, 1550 और 500, तो 1550 माइनस 500 अगर देखोगे तो ये आ जाएगा 10 एंड 50। ओके सर, ओके फिर उसके बाद हम देखते हैं इसका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
ठीक है जी। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आएगा, देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अच्छा जस्ट माय मिस्टेक, यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल है 850 माइनस 450, यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल है 850 माइनस 450, कितना आएगा, 400 आएगा ना, ये आ जाएगा 400। यहाँ पे 1550 माइनस 500 मेरा ये है, प्लस 1000 रुपीज़ मुझे क्या मिला है, ऑन द डिस्पोजल कैश मिला है, तो ये भी लेस कर देंगे, लेस ऐड कर देंगे, 550 माइनस 500 प्लस 1000 रुपीज़ ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 2050 आ जाएगा, राइट। कैश वाला बैलेंस समझ गया, यस सर। चलो देन कम्स द इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, पहले आता है मेरा इक्विटीज, इसमें आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है सर, इक्विटी शेयर कैपिटल है 800, तो 800 लिख दो, हाँ लिख दिया। उसके बाद मेरा आ जाएगा अदर इक्विटी, अदर इक्विटी कितना है बोलो, अदर इक्विटी है सर मेरा यहाँ पे 2130, इसमें रिटेन अर्निंग स्पेसिफिकली इंक्लूडेड है, 2130, राइट। तो 2130 में से माइनस कर दूंगा मेरा, यहाँ पे सर मैंने लॉस भी है ना 152 का, वो लेस कर दो, 2130 माइनस 152 का लॉस लेस कर दिया, तो 1978 का मेरा यहाँ पे आ जाएगा टोटल, राइट। हाँ, फिर उसके बाद बचता क्या है मेरे पास, बचता है कुछ नहीं है सर मेरे पास, सिर्फ अब आएगा करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज में भी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, फिर ट्रेड पेबल, उसमें भी 1350 एंड 450 याद रखना, मेरा आएगा लाइबिलिटीज, इसमें आएगा करंट लाइबिलिटीज, इसमें भी अगर देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, इसमें हम क्या लिख देंगे, ट्रेड पेबल 1350 माइनस 450, 1350 माइनस 450, तो दिस कम्स आउट टू बी 900। देख लो एक बार कि ये टैली हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से सर, 950 प्लस 100 प्लस 128 प्लस 50 प्लस 400 प्लस 2050, तो ये आ रहा है मेरा 3678, राइट। बैलेंस मेरा 3678 आ रहा है, तो वैसे ही मेरा बैलेंस शीट साइड 1978 और यहाँ पे 900, तो यहाँ पे भी आ रहा है 3678। सिंपल था क्वेश्चन, यस सर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्या क्या एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ पे सिंपल है कि डिस्पोजल ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन था, रिलायंस लिमिटेड अपना जियो इन्फोकॉम का क्या कर रहा है, शेयर्स डिस्पोज ऑफ कर रहा है, ठीक है सर। उसके बाद डिस्पोज ऑफ कितना कर रहा है, 90% शेयर डिस्पोज ऑफ कर रहा है, यानी क्या 10% रिटेन कर रहा है, ओके सर। कितने में डिस्पोज ऑफ कर रहा है, 1000, यानी क्या 1000 यानी क्या 10 लाख में डिस्पोज ऑफ कर रहा है, ओके सर। अब क्या है यहाँ पे, जो भी 10% रिटेन है उसका कोई भी मुझे फेयर वैल्यू नहीं दिया है, जब मुझे फेयर वैल्यू नहीं दिया है तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे कंप्यूटेशन करना पड़ेगा ऑफ द इन्वेस्टमेंट रिटेन। तो वो मैंने कैसे किया, बेस्ड ऑन नेट एसेट्स, क्यों सर, क्योंकि मेरे पास फेयर वैल्यू नहीं है, तो फिर मेरा कैरिंग अमाउंट ही मेरा फेयर वैल्यू होगा ना, बराबर। तो मेरा कैरिंग अमाउंट के बेसिस में मैंने कंप्यूट कर लिया, देखो 1280 मेरा नेट एसेट्स आया, उसमें से 90% डिस्पोज ऑफ कर दिया एंड 10% रिटेन कर दिया, उसके बेसिस में मैंने कंप्यूटेशन कर दिया लॉस ऑन शेयर्स। अगर वैसा नहीं करना है तो जर्नल एंट्री के थ्रू भी तुम कर सकते हो, राइट। बट जर्नल एंट्री में सिर्फ ये वाला पार्ट एक अच्छे से डिटरमाइन करना आना चाहिए 128 का, ओके। हमने ये कर दिया, फिर उसके बाद उसका बैलेंस शीट बनाया, सिंपल। यहाँ पे सिंपल दो इफेक्ट अगर मेन बताओ, एक कैश में आएगा एंड दूसरा मेरा दूसरा इक्विटी में आएगा, राइट। एक कैश में एक इक्विटी में आएगा। चलो यहाँ पे मेरा क्या होगा, यहाँ पे मेरा डिस्पोजल ऑफ शेयर्स का जो भी क्वेश्चंस थे और कंसेप्ट थे वो खत्म हो गया है। एक बार मैं रिकैप करवा दूं,
क्या कराना है, रिकैप करता दूँ क्या 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 हमने डिस्पोज ऑफ शेयर्स में पढ़ा था। तो डिस्पोजल ऑफ शेयर्स में हमने देखा था सर 2 चीज़ें होते हैं, एक विद लॉस ऑफ कंट्रोल, एक विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल। एक विद लॉस ऑफ कंट्रोल इन द सेंस यानी क्या, मेरा मोर देन 50% मेरा स्टेक्स बेच दिया तो मेरा लॉस ऑफ कंट्रोल हो गया है। यानी क्या, मेरे पास जो सब्सिडी है उसका कंट्रोल है ही नहीं, राइट? तो फिर उस केस में यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा जो भी सब्सिडी है, सब्सिडी को डी रिकग्नाइज करना पड़ेगा। यानी क्या, पहले रिकग्नाइज करके हुआ होगा, अब क्या करना पड़ेगा, डी रिकग्नाइज करना पड़ेगा। ओके, फिर उसके बाद अगर देखोगे आगे, देन गोज विद दी विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल, जिसमें हमारा कंट्रोल लूज नहीं होगा, बट हम थोड़ा सा एक छोटा सा अमाउंट ऑफ स्टेक बेच देंगे। समझो फॉर एग्जांपल 90% होल्डिंग था, उसमें से 10% बेच दिया, अभी भी 80% होल्ड कर रहा हूँ ना, तो 80% वाला पार्ट जो है वो वैसा का वैसा रहेगा, एंड 10% वाला वो प्रोपोर्शनेट एनसीआई में रिकग्नाइज कर लेंगे हम। वो हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने देखा था डीम्ड लॉस ऑफ कंट्रोल। अब डीम्ड लॉस ऑफ कंट्रोल यानी क्या, जो सब्सिडी है वो एडिशनल शेयर इशू करता है बट पेरेंट एक्सरसाइज नहीं करता है, या फिर जो भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट है या फिर एनसीआई है, उनके पास एक ऑप्शन होता है या पोटेंशियल ऑप्शंस होता है टू बी एक्सरसाइज्ड। अगर वो एक्सरसाइज कर दिया तो फिर ऑटोमेटिकली एनसीआई का शेयर होल्डिंग बढ़ जाएगा और मेरा पेरेंट का शेयर होल्डिंग कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा सर, मेरा जो पेरेंट के पास जो कंट्रोल है वो निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी अल्टीमेटली एनसीआई के पास ज्यादा होल्डिंग है, उसके लिए निकल जाएगा। दिस इज वन। देन कम्स दी और कंट्रोल, लॉस ऑफ कंट्रोल इन 2 और मोर ट्रांजैक्शन, या 2 या 2 से ज़्यादा मेरा कंट्रोल ऑफ लॉस हो रहा है। कैसे सर? समझो मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है, राइट? और वो कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा है कि विद इन अ मंथ मैं 2 अलग-अलग पार्ट में मैं अपने जो है ना स्टेक बेचूँगा। पहले बेचूँगा 30% व्हिच इज़ विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल, देन फिर उसके बाद भेजूंगा 30%, तो 60% टोटल भेज दिया, लॉस ऑफ कंट्रोल हो गया। अगर इन दोनों के बीच में कोई भी अगर ऐसा है क्या, एक डिपेंडेंसी है, दो ट्रांजेक्शन के बीच में कोई भी डिपेंडेंसी है और एग्रीड ऐसा हुआ है कि ये दोनों ट्रांजेक्शन एक ही साथ होना चाहिए, तो इसको हम एक ट्रांजेक्शन मानेंगे। और जब लॉस ऑफ कंट्रोल होगा यानी कि मेजोरिटी ऑफ स्टेक बेच देंगे, तब उस दिन में हम रिकॉर्ड कर देंगे लॉस ऑफ कंट्रोल विद द ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो इस केस में हमने वो भी पढ़ा था कि अगर मेरा फर्स्ट डेट ऑफ ट्रांजेक्शन में मेरा कंट्रोल लूज हो रहा है तो सेकंड रिसीवेबल होगा, सेकंड ट्रांस ऑफ अमाउंट विल बी रिसीवेबल। अगर मेरा फर्स्ट ट्रांस जो है उसमें कंट्रोल लूज नहीं हो रहा है, मेरा सेकंड ट्रांस में लूज हो रहा है, तो फिर उस केस में क्या होगा, फर्स्ट ट्रांस जो है ना वो एडवांस रिसीव्ड करके कंसिडर कर लेंगे, राइट? ये हमने डिटेल में पढ़ा था एंड उसके रिलेटेड अभी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। अब इसमें एक और एडिशनल चीज़ है, हमने कुछ बेचा है उसमें से कुछ रिटेन किया है, मतलब यानी क्या, मेरा मेरा 100% होल्डिंग था, 90% बेच दिया और 10% रिटेन कर लिया। तो ये जो 10% है ना, ये 10% का मुझे फेयर वैल्यू में रिकग्नाइज करना पड़ेगा। अगर फेयर वैल्यू नहीं दिया होगा तो नेट असेट्स के बेसिस में या कैरिंग अमाउंट के बेसिस में मुझे रिकग्नाइज करना होगा। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है डिस्पोजल ऑफ शेयर्स के रिलेटेड। अब एक और चीज़ मुझे, छोटा सा कंसेप्ट है, वो चीज़ छोटा सा कंसेप्ट ऑलरेडी बता चुका हूँ इंड AS 103 में, बट यहाँ पे फिर से एक और बार बताता हूँ, सुन लो। चलो, क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्विजिशन विदाउट ट्रांसफरिंग कंसिडरेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, सिंपली यहाँ पे एक्वायर कर रहे हैं विदाउट ट्रांसफरिंग एनी कंसिडरेशन, कोई भी कंसिडरेशन ट्रांसफर नहीं कर रहे, बट हम हमारे पास मतलब यानी पेरेंट के पास कंट्रोल आ रहा है। कैसा होगा सर? समझो लेट्स टेक एन एग्जांपल पीपी लिमिटेड, राइट? यहाँ पे मेरे पास पीपी लिमिटेड है। पीपी लिमिटेड जो है ये एस लिमिटेड में होल्डिंग रखा है। अब पीपी लिमिटेड के पास 45% होल्डिंग है। कितना है सर? 45% होल्डिंग है। यानी क्या, यहाँ पे अगर देखोगे एस में 45% कौन होल्ड कर रहा है? पीपी, एंड बचा 55% जो है एनसीआई में होल्ड करके रखा है। अब नेक्स्ट चीज़ अगर मैं देखूँ यहाँ पे, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे देखूँ मैं, तो क्या हो रहा है सर, यहाँ पे जो एस लिमिटेड है ना, एस ने यहाँ पे बायबैक कर लिया शेयर्स। उसके खुद के शेयर्स उसने बायबैक कर लिया। यानी क्या सर? बायबैक यानी समझते होंगे कि अपने खुद के शेयर्स मार्केट में होंगे और वो मार्केट से हम क्या करते हैं, फिर से बायबैक करते हैं। इससे हमारा जो है, जो शेयर कैपिटल है, यानी जितना भी शेयर्स हमने इशू करके रखा था, उसमें से ये बायबैक वाला लेस कर देंगे तो मेरा टोटल अभी अभी जितना आउटस्टैंडिंग है वो बच जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखोगे, ड्यू टू दिस ट्रांजेक्शन, मतलब इसके वजह से मेरा क्या हुआ, यहाँ पे मेरा जो आउटसाइडर्स का जो स्टेक था वो 40% में आ गया।
राइट। एनसीआई का जो स्टेक है वो 40% में आ गया, यानी क्या, मेरा 55% से रिड्यूस, यानी 15% का बायबैक किया इन्होंने। एस ने क्या किया, 15% का बायबैक किया। अगर यहाँ पे देखोगे 15% का बायबैक किया इन द सेंस, तो अल्टीमेटली विदाउट ट्रांसफरिंग एनी कंसिडरेशन मेरा जो पीपी लिमिटेड है, पीपी लिमिटेड का होल्डिंग अल्टीमेटली बढ़ जाएगा बाय 60%। यानी क्या, 260%, बाय नहीं 260%। कैसा सर, नहीं समझा, फिर से समझाता हूँ। एस लिमिटेड का 45% होल्डिंग पीपी लिमिटेड के पास है एंड 55% बाहर लोगों के पास है। अब बाहर लोगों से 15% का क्या किया, बायबैक कर लिया, बराबर। तो फिर बाहर लोगों के पास 40% बचा है। अगर 40% बाहर लोगों के पास है तो बचेगा कितना, 60% पूरा का पूरा पीपी लिमिटेड के पास है। अब यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे कंट्रोल एक्वायर हो रहा है ना, समझ रहे हो क्या हो रहा है, यहाँ पे कंट्रोल एक्वायर हो रहा है। तो जब कंट्रोल आएगा सर, तो यहाँ पे इंड एस 103 के हिसाब से मुझे अकाउंटिंग करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मेरा सब्सिडी हो गया, सब्सिडी के ऊपर कंट्रोल है, सब्सिडी के ऊपर कंट्रोल होगा तो मुझे 103 के हिसाब से क्या है, 6 स्टेप्स लगाना पड़ेगा ना, 6 स्टेप्स लगाना पड़ेगा और मुझे एक्वायर करना पड़ेगा, विच इज़ इंड एस 103 के केस में। ये हमारा पहला एक स्टेप एक्विजिशन था जो 103 में पड़ा था। और 103 में हम क्या करते हैं, 103 में यही करते हैं सर, यहाँ पे स्टेप एक्विजिशन हुआ, यानी स्टेप एक्विजिशन नहीं, कंट्रोल एक्वायर हुआ विदाउट ट्रांसफरिंग एनी कंसिडरेशन। तो यहाँ पे मुझे बिजनेस एक्वायर करना पड़ेगा, असेट्स को रिकग्नाइज करूंगा, लाइबिलिटीज को रिकग्नाइज करूंगा, और जो भी गुडविल है या बार्गेन परचेस है वो रिकग्नाइज कर लूंगा। ये हमने इंड एस 103 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इंड एस 110 में कैसा हो सकता है, ये इंड एस 110 में ये कैसा हो सकता है, क्वेश्चन ये है। इंड एस 110 में कैसा हो सकता है वो देख लो। यहाँ पे एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है, क्या है सर, यहाँ पे एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन बिटवीन जो मेरा एक्वायरी है एंड एक्वायरर है। क्या है, एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है एक्वायरी और एक्वायरर के बीच में, कि यहाँ पे कुछ एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में एक्वायरर इज बिकमिंग पेरेंट एंड यहाँ पे एक्वायरी इज बिकमिंग सब्सिडी। तो उस केस में यहाँ पे भी क्या है, कंट्रोल एक्वायर होता है विदाउट एनी कंसिडरेशन, बिना कोई कंसिडरेशन। यानी क्या, ये जो एक्वायरर के पास 0 स्टेक है, पूरा का पूरा 100% स्टेक इज विद एनसीआई। ठीक है, 100% स्टेक किसके पास है, एनसीआई के पास है। बट यहाँ पे फिर भी यहाँ पे एक्वायरर जो है कंट्रोल एस्टेब्लिश करता है एक्वायरी के ऊपर। कैसा सर, यहाँ पे थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो उस केस में भी यहाँ पे एक्विजिशन विदाउट कंट्रोल होता है। तो नॉर्मल अपना जो है ना, कंसिडरेशन कुछ नहीं रहेगा, अपना नॉर्मल एक्विजिशन करते हैं, असेट को रिकग्नाइज करेंगे, लाइबिलिटीज को रिकग्नाइज करेंगे, और उसके बाद गुडविल या बार्गेन परचेस आ जाएगा। वैसा हम कंप्यूटेशन करेंगे। दिस इज नथिंग बट एक्विजिशन विदाउट ट्रांसफरिंग कंसिडरेशन। कुछ नहीं, एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस मे भी बहुत रेयरली आ सकता है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, उसके लिए बता रहा हूँ। आ जाओ, इफ यू वांट वी कैन सी इट फ्रॉम माय नोट्स। एक बार दिखा देता हूँ, एक बार सेंस ऑफ कंफर्ट आ जाएगा। चलो देखो यहाँ पे क्या है, एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल इन सब्स विदाउट ट्रांसफरिंग कंसिडरेशन, यानी कि कुछ भी कंसिडरेशन ट्रांसफर नहीं करते हैं, बट भी फिर भी मेरे पास कंट्रोल आ गया। तो क्या है, एंटिटी समटाइम्स ऑब्टेन कंट्रोल्स ऑफ अनदर एंटिटी विदाउट ट्रांसफरिंग एनी कंसिडरेशन। कब हो सकता है, देखो, कंपनी रीपर्चेसेस बायबैक्स अ सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, यानी या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स ने इन्वेस्टर्स के पास से क्या कर रहा है, बायबैक कर रहा है। तो उस केस में कैसे करते हैं सर, यहाँ पे समझो फॉर एग्जांपल ई लिमिटेड है, पीपी लिमिटेड के पास 40% शेयर होल्डिंग है एंड अदर्स के पास 60% शेयर होल्डिंग है। तो रीपर्चेस कर दिया 20% शेयर्स फ्रॉम अदर्स इन्वेस्टर विच इनडायरेक्टली इंक्रीज द होल्डिंग ऑफ होल्डिंग कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी का इनडायरेक्टली इंक्रीज कर लिया, कितना, 20%, इसके पास से 20% अगर कर लिया तो अदर्स के पास 40% बचेगा एंड पीपी के पास 60% बचेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पीपी विल बी अ होल्डिंग कंपनी एंड ई विल बी अ सब्सिडरी कंपनी, और मेरा नॉर्मल जो एक्विजिशन हो गया वो हो जाएगा। देन नेक्स्ट थिंग क्या हो सकता है, द इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टी एग्री टू कंबाइन देयर बिजनेस ऑफ बाय कॉन्ट्रैक्ट। एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंडर यहाँ पे इन लोग जो है ना कंबाइन करना चाह रहे हैं। तो उस केस में भी यहाँ पे क्या होगा, हम क्या करेंगे, कंसोलिडेशन करेंगे। इन सच केसेस इन्वेस्टर ट्रांसफर्स नो कंसिडरेशन एंड होल्ड्स नो स्टेक। कोई भी कंसिडरेशन ट्रांसफर नहीं करेगा, कोई भी स्टेक होल्ड नहीं करेगा, पूरा का पूरा स्टेक एनसीआई का पास रहेगा। तो देखो, पीपी लिमिटेड और ए लिमिटेड है, कॉन्ट्रैक्ट किया है इन दोनों के बीच में। तो होल्डिंग कैसा होगा, मतलब ए लिमिटेड में पीपी लिमिटेड का 0 होगा, एनसीआई का 100% होगा। बट कंट्रोल कैसा आया, कंट्रोल इज थ्रू कॉन्ट्रैक्ट।
तो मेरे पास यहाँ पे स्टेक 0 है। तो यहाँ पे पीपी लिमिटेड विल रिकॉग्नाइज नेट एसेट्स ऑफ इन्वेस्टी इन अकॉर्डेंस विद इंड AS 103 एंड विल प्रिपेयर सीएफएस। और सब्सिक्वेंटली ईयर एंड पे हम सीएफएस बनाते रहेंगे एज सिंपल हम नॉर्मली करते हैं। डेट ऑफ एक्विजिशन में एक सीएफएस बनता है एज पर 103 और सब्सिक्वेंटली 110 के हिसाब से बनेगा। तो ये मेरा एक्विजिशन विदाउट ट्रांसफरिंग एनी कंसिडरेशन है।